नमस्कार, मेरे YouTube चैनल सादिरेस फुली में आप सभी का स्वागत है। अपने समय के एक प्रमुख सांस्कृतिक प्रतीक भूपेन हजारिका, जिनका जन्म 1926 को हुआ और उनकी मृत्यु 2011 को हुई, असम के अग्रणी आधुनिक संगीतकार थे। एक बहुमुखी कलाकार, हजारिका की विशेषज्ञता विभिन्न क्षेत्रों में साहित्य, सिनेमा, थिएटर और गीत लिखने में कई दशकों से उनके योगदान में देखी जाती है। वह एक बेहद लोकप्रिय और प्रभावशाली गायक रहे हैं, जिनकी प्रस्तुतियों ने निश्चित रूप से आधुनिक असमिया संगीत और इसकी विरासत को आकार दिया है। हजारिका अन्य पुरस्कारों के अलावा भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। द वॉयज उनकी आत्मकथात्मक प्रतिलेख मोय एती जाजावर का एक अंश है। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बाद मैं अमेरिका की यात्रा के लिए अपना पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज तैयार कर लिए। गुवाहाटी में रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक पादरी था, जिसने मेरे शोध पाठ्यक्रम तैयार किया। मैंने उनसे कहा था कि मैं सामग्री के बारे में सीखने के लिए नहीं, सामग्री की कमी नहीं थी, बल्कि संरचना के बारे में जानने के लिए विदेश जा रहा हूँ। उस समय असम के मुख्यमंत्री गोपीनाथ बरदलोई थे, बाघ जैसा व्यक्तित्व। अमेरिका में मुझे अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने में उन्होंने बहुत मदद की। यात्रा से पहले मैंने आशीर्वाद के लिए ज्योति कोकाईदेव के पास गया। उस समय वह बीमार थे। सितंबर 1949, चूंकि मेरा इरादा अमेरिका जाने के रास्ते में पड़ने वाले देशों का दौरा करना और उनका निरीक्षण करना था, इसलिए मैं जो रास्ता चुना वह आमतौर पर चुना जाने वाला रास्ता नहीं था। मैंने गुवाहाटी से दमदम तक हवाई यात्रा करने का फैसला किया। किराया था 55 रुपये। जो कोई भी जाना चाहता था उसे डकोटा विमान से उड़ान भरनी पड़ती थी। मुझे दमदम से विशाखापत्तनम के लिए इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट पकड़नी थी। दूसरा विमान विशाखापत्तनम से कोलंबो के लिए। कोलंबो से उन्हें SM सेम्पोनियो पर सवार होकर मार्सिले की 13 दिवसीय समुद्री यात्रा पर निकलना था। मेरा योजना मार्सिले से पेरिस तक ट्रेन लेने और यात्रा के दौरान अपने रेलवे कोच से फ्रांस देश का निरीक्षण करने की थी। आखिरकार मेरी यात्रा का दिन आ ही गया। मैं परिवार के कुछ सदस्यों के साथ गुवाहाटी के कान्हीकुची हवाई अड्डा पहुंचा। उन दिनों उस स्थान से सटे गांव से संकेत लेते हुए इसे कान्हीकुची हवाई अड्डा कहा जाता था। मेरे साथ मेरी माँ, मेरे पिताजी, रानी दिलीप शर्मा की पत्नी सुरक्षिणा शर्मा, मौसी और मेरे छोटे भाई जयंत हजारिका भी थे। जयंत हम लोगों के बीच नहीं रहे। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त सैयद अब्दुल मलिक, शेला बरुआ आदि थे। मलिक मेरे कॉलीग ऑल इंडिया रेडियो में मेरे खास दोस्त थे। हम हर सुख दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ बने रहे। जयंत, मलिक, शेला बरुआ, मेरे माता पिता सभी पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। विमान के पहिए चलने शुरू हो गए थे और विमान रनवे पर गति पकड़ने लगा था। तभी मैंने ऊंची आवाज में कहा, मैंने अपना बैग, जिसमें मेरा पासपोर्ट, डॉलर टिकट, हवाई एयर पैसेस और अन्य कागजात थे, मेरे माता और पिता दोनों में से किसी एक के पास छोड़ आया। यह काल्पनिक कहानी लग सकती है, लेकिन यह सच है। मैं पहले ही एक गायक के रूप में ख्याति अर्जित कर चुका था। मैं कप्तान के पास भागा। उसने मेरी बात सुनी और विमान को रोककर उसे वापस उसके शुरुआती स्थान पर ले आया और सीढ़ी नीचे कर दी। गवर्नर सर अकबर हैदरी द्वारा हवाई अड्डे के उद्घाटन के दिन मैंने उनके अनुरोध पर विज्ञान की विजय यात्रा का जश्न मनाते हुए एक गीत बनाया और गाया था। मैं सीढ़ी से नीचे उतरा और मलिक से बैग ले लिया, जो बैग लेकर दौड़ता हुआ आया था। मैं बैग के साथ छोटे विमान में अपनी सीट पर वापस चला गया और हम कुछ ही समय में कलकत्ता पहुंच गए।
कलकत्ता हवाई अड्डे पर कॉटन कॉलेज में मेरे सहपाठी भवेन दास ने मेरा स्वागत किया। उस समय वह कल्याण गुप्ता के अधीन सहायक निर्देशक के रूप में काम करके फिल्म निर्माण का गुर सीख रहे थे। जब मैं कलकत्ता से निकला तो मुझे ऐसा लगा मानो मैं असम और पूर्वी भारत से प्रस्थान कर रहा हूँ। जब मैंने विशाखापत्तनम छोड़ा तो मेरे मन में भारत ही छोड़ देने का भाव आया। हृदय अपने देश के लिए भारी हो गया। यह विचार कभी कभी मेरे मन में आता था कि क्या मैं अपने मूल स्थान पर लौट पाऊंगा या नहीं। यह समय था जब अमेरिका जाने वाले में से बड़ी संख्या में लोग कभी वापस नहीं आते थे। इस वजह से अमीर अक्सर अपने बेटों को अमेरिका भेजने से पहले उनकी शादी कर देते थे, लेकिन मुझ जैसे गरीब लोगों के लिए अपने देश लौटने के बाद पहला विचार हमेशा नौकरी पाने के बारे में होता था। यही वह समय था जब प्रतिभा पलायन की समस्या सामने आई। जब मैंने कन्याकुमारी के प्रायद्वीपीय सिरे को देखा तो मुझे लगा कि मैं असम या बंगाल के एक युवा व्यक्ति के बजाय एक भारतीय छात्र था। सितंबर 1949 हमारा हवाई जहाज विशाखापत्तनम से कोलंबो जा रहा था। फ्रांस जाने के लिए जहाज पर चढ़ने से पहले उनको वहां 2 दिन रुकने का कार्यक्रम था। यह पहली बार था कि मैंने अपने प्यारे भारत को छोड़ रहा था। असम के एक बगीचे का एक फूल जो छोटी मौसी ने मुझे कन्हीकुची हवाई अड्डे पर दिया था, मेरी जेब में सूख रहा था और मेरा मन अपने सबसे प्रिय के विचारों से प्रभावित हो रहा था। असम एक ऐसी भूमि है जिसके जैसा आप पूरी जिंदगी ढूंढने पर भी नहीं पा सकेंगे। असम दूर था, कोलंबो बिल्कुल पास था। एयर होस्टेस ने उन्हें कुछ समाचार पत्र और पत्रिकाएं दी, जिनमें लाइफ, द टाइम्स, द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, द स्टेटमेंट आदि शामिल थे। जब मैंने उनमें से द असम ट्रिब्यून पूजा अंक 1949 पाया तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। पूरी संभावना है कि मैंने न्यूयॉर्क से संपादक श्री फूकन को एक पत्र में उसके बारे में लिखा था। जब मेरी नज़र द असम ट्रिब्यून पर पड़ी तो असम की घाटियों और पहाड़ियों में होने वाली घटनाओं के बारे में जानने की प्रबल इच्छा होना स्वाभाविक था, लेकिन इन सब के बावजूद क्या विशाखापत्तनम हमारे देश का हिस्सा नहीं है? मैंने देखा कि जब कोई उजान बाजार में होता है तो वह भरलू मुख को भूल जाता है। कलकत्ता पहुंचने पर उसे गुवाहाटी और धुबरी से सदिया तक पूरा असम याद आता है। जैसे ही कोई भारत की सीमा से बाहर निकलता है, उसकी प्रवृत्ति पूरे भारत से उसी तरह प्रेम करने की हो जाती है जैसे कोई असम से करता है। ऐसे समय में मैं यह भूल जाता हूँ कि असम ट्रिब्यून असमिया में है या भारतीय। क्या मैं स्वयं भी केवल एक असमिया या एक भारतीय हूँ? असंख्य नारियल के पेड़ों की हरी पत्तियों के साथ साथ धीरे धीरे हिंद महासागर का दृश्य सामने आने लगा। वहाँ कोलंबो लंका शहर था। एक खूबसूरत युवती हिंद महासागर में स्नान के बाद अपने हरे बालों को फैलाकर धूप के आनंद ले रही थी। हवाई जहाज से दृश्य वास्तव में मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। कोलंबो पहुंचकर मैंने पाया कि लंका एक एंग्लो चिलोनीस युवती बन गई है। फुटपाथ पर बने कैफे में रेडियो लंका द्वारा प्रसारित संगीत सुना जा सकता था, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी धुनें थी। बम्बई के अमीर पारसी व्यापारी अपने स्टॉलों में विभिन्न प्रकार की अमेरिकी पोशाकें और घड़ियां पेश करते थे। मैंने अपनी पीठ पर सामान लादे दक्षिण भारतीय कुलियों को तमिल में एक दूसरे से बात करते हुए भी सुना। समुद्र में लंबे समय तक रहने के बाद 2 दिन की शोरलिप पर एक फ्रांसीसी नाविक एक गाना गा रहा था, जिसे मैं थोड़ा समझ नहीं सका, और उसने अभी अभी जो पेय पिया था उसके विरुद्ध एक हारी हुई लड़ाई लड़ी।
हालांकि मैंने खुद को इंडोनेशियाई, बर्मी, फिलिपिनो और इंडो चाइना व्यापारी नाविकों में मजाक में खोया हुआ पाया, लेकिन मेरा मन अपने आप गाने लगा। कलमो खाओते बुढ़ा हनुमंते नगरी करिले चन ओय गोविंदाई राम किनोसाई आसिला लखाई भयाई रावणे हरिले सीता कोई गोविंदाई राम। क्या यह लंका का दृश्य था या कलमो साग के प्रति मेरी कमजोरी थी कि मेरी दादी मेरे लिए खाना बनाती थी जिसने मुझे हनुमंत की याद दिला दी। लेकिन मुझे खार कहाँ से मिल सकता है? तेंगा, बेम्बुशूट, कैंडी शहर बुद्ध के अनुयायियों के लिए एक सुंदर स्थान यह तूथ अवशेष के मंदिर का घर है। भगवा वस्त्र अहिंसा का प्रतीक प्रतीत होते हैं, जो अशोक के बुद्ध दर्शन के बंधन का ज्वलंत प्रमाण है। प्रेम का बंधन जिसने कई देशों को एक साथ बांधा है। मैं दूर कैंडी में था, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सारनाथ या बोधगया में हूँ। वही माहौल, वही गूंज, बुद्धम शरणम गच्छामि। मुझे एक आधुनिक लंकाई परिवार के ड्राइंग रूम में जाने का अवसर मिला। यह वही था, एक पियानो, उसके ऊपर किसी यूरोपीय कलाकार द्वारा रचित मेडोना, बच्चों के होठों पर अंग्रेजी गाने। असली लंका कहाँ गायब हो गई थी? मैं शिलोंग में था। सौभाग्य से सिलोन रेडियो के एक मित्र की बदौलत उसी शाम एक स्थानीय नृत्य यकुमा नातुन दानो नृत्य के प्रदर्शन में भाग लेने का अवसर मिला। यह नृत्य तब किया जाता था जब कोई व्यक्ति भूत प्रेत से ग्रसित हो जाता था और भविष्य बताता था। विशाल ढोलों की थाप से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कामरूप का देवधनी नृत्य हो। क्या उस वर्ष किसी गांव में पर्याप्त वर्षा होगी? नहीं, फिर पूजा करनी होगी। दाहिने हाथ का अंगूठा अनेक अंगूठियों से सुशोभित था। अंगूठे पर केंद्रित मुद्रा और आसन विशेष रूप से आवश्यक था। सभी की निगाहें उसी हाथ पर थी। भारत के नाट्य शास्त्र में पाई जाने वाली उद्धोषणा को लंका में भी लागू किया गया था। यतो हस्त सतो दृष्टि, यतो दृष्टि सतो मन, यतो मन सतो भाभा, यतो भाभा सतो रस। आंखें हाथों के इशारों का अनुसरण करती है, मन आंखों का अनुसरण करता है, भावनाएं मन से विकसित होती है, रस मन के विकास से प्रभावित होता है। तब ओझा या मुख्य नर्तक को नर्तकियों ने घेर लिया था, जो बांस की छड़ियों के साथ नृत्य कर रहे थे। दक्षिण भारतीय नृत्य शैली आज लंका की संपत्ति बन गई है। कहीं कहीं गुजरात के गरबा और मणिपुर के रास से समानताएं भी थी। मैंने वहां एक प्रोफेसर से पूछा जिनसे मेरी मुलाकात वहां हुई थी। स्पष्ट सांस्कृतिक समानता के बावजूद लंकावासियों और भारतीयों के बीच सौहार्द की स्पष्ट कमी क्यों थी? मुझे अलग अलग प्रकार के दो उत्तर प्राप्त हुए। सबसे पहले लंकावासी भारतीयों के आर्थिक शोषण से चिंतित थे। दूसरे, लंका सरकार भारतीय मजदूरों के अधिक प्रगतिशील रवैये से आशंकित थी। लेकिन लंकावासियों और दक्षिण भारतीयों ने बिना किसी दुश्मनी के यकुमा नातुम नृत्य और गायन में समान रूप से भाग लिया। संस्कृति में दो लोग एक साथ क्यों आए? क्या नदियां महाद्वीपों को पार करके समुद्र में नहीं मिल जाती? ऐसे पहलू है। संस्कृति उनमें से एक है जहां भौगोलिक सीमाएं मौजूद नहीं है। नदियां समुद्र के लिए महाद्वीपों को पार करती है। हमारा जहाज अपने निर्धारित प्रस्थान से 1.5 दिन देरी से रवाना हुआ। मेरी एक समस्या थी, कोई भी अंग्रेजी नहीं जानता था। लगभग सभी इंडो चीनी से थे। वे महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले लंबे कपड़े पहनते थे। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि हम मणिपुर या असम के किसी आहोम गांव में हैं। अंत में अंग्रेजी जानने वाले 1-2 व्यक्ति मिल ही गए। मैं थोड़ा डरा हुआ भी था। मैंने सबको पीछे छोड़ दिया था। आगे का रास्ता अनिश्चितताओं से भरा था।
इसी बीच मेरी मुलाकात 23-24 साल के एक फ्रांसीसी युवक से हुई जो धराप्रभा अंग्रेजी बोल सकता था। जब मैंने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक हूँ। वह उस समय 23 या 24 साल के थे। वह 17 साल की उम्र से फ्रांसीसी सेना में शामिल हो गए थे और लंबे समय के बाद घर जा रहे थे। मैंने केबिन की खिड़की से हिंद महासागर को देखा। कभी कभी मैं देख पर जाता था और जहाज की अन्य सीमाओं के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने की कोशिश करता था। कुछ ही दिनों में जहाज अदन के बंदरगाह पर पहुंच गया। मैं उस बंदरगाह पर उतरा और 300 रुपये में एक रोलिफ्लेक्स कैमरा खरीदा। जहाज के तापमान की घोषणा की गई थी और अलेक्जेंड्रिया में रुकने के बाद जहाज को जिबूती, इतालवी सोमालीलैंड में एक जल पड़ाव के लिए निर्धारित किया गया था। कुछ घंटों के ठहराव का लाभ उठाते हुए मैं जिबूती शहर को देखने गया। मैंने देखा कि साम्राज्यवादी इटालियंस ने इस जगह पर कोई विकास नहीं किया था। पूरा स्थान शराब की दुकानों से अटा पड़ा था। ज्यादातर लोग गरीब लग रहे थे। सड़कों पर घूमने वाली महिलाएं बुर्के में थी। मैंने जीवन का कोई भी चिन्ह नहीं देखा। अगला पड़ाव काहिरा था। वह शहर बंबई जैसा ही था। लोग हर जगह चिल्ला रहे थे और जगह जगह थूक रहे थे। हम दोनों में इतनी समानता थी कि अपने ही देश में होने का एहसास होता था। समय की कमी होने के कारण मैं पिरामिडों का दौरा नहीं कर सका या क्लियोपेत्रा के बालों की क्लिप देखने नहीं जा सका। यहीं पर हमने खबर सुनी कि माओत्से-तुंग का लॉन्ग मार्च सफल हो गया था, जिसका मतलब था चीन आज़ाद हो गया था। इस खबर ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारा लॉन्ग मार्च भी नई दुनिया की खोज के बाद एक दिन अपने अंजाम तक पहुंचेगा। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वे कब आएंगे। मेरा एकमात्र लक्ष्य था चलते रहना, चरेवेती चरेवेती। इन सब के बीच में एक अविश्वसनीय घटना का गवाह बना। अदन से जिबूती के रास्ते में, इससे पहले कि हम लाल सागर में प्रवेश करते, रात को 2 बजे जहाज की खतरे की घंटी बजने लगी। जागने पर मैंने पाया कि जहाज स्थिर था। सभी लोग डेक पर एकत्र थे। कप्तान कह रहा था कि ठीक उसी स्थान से एक लंबे समय में एक बार मुसलमानों के पवित्र अर्धचंद्र के ऊपर का तारा देखा जा सकता था। मैंने बड़े आश्चर्य से उस दुर्लभ वस्तु को देखा, यह देखकर कि लगभग हर कोई उस दृश्य की तस्वीरें ली। कप्तान ने कहा कि हालांकि वे उस रास्ते पर अनगिनत बार चले थे, लेकिन उन्हें उस दृश्य को देखने का सौभाग्य केवल 1 या 2 बार ही मिला था। खुशी से अभिभूत होकर मैंने रास्ते के भगवान से प्रार्थना की, अपने लिए और जिन्हें मैं जानता था उसके लिए प्रार्थना की। मैंने अपने अंदर से एक आवाज सुनी जो कह रही थी, यह दिव्य दृश्य आपके यात्री के जीवन में एक आशीर्वाद के रूप में खड़ा है। आप चलते रहे एक देश तक, यात्रा की थकान को अपने अंदर आनंद बनने दे। यात्रा फिर शुरू हुई। मैंने सुना है कि बहुत से मुसलमानों को भी यह दुर्लभ दृश्य देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं है, लेकिन मैं किसी खास जाति या समुदाय से नहीं था। मेरी एकमात्र पहचान एक इंसान है। शायद इसलिए ईश्वर ने मुझ पर इस प्रकार अपनी कृपा बरसाई। एक और आश्चर्य इंतजार में था। मैंने चारों ओर नजरें घुमाकर समुद्र में हजारों नियन रोशनी देखी। समुद्र में रोशनी कैसे हो सकती है? पूछताछ करने पर मुझे बताया गया कि उन्होंने फास्फोरस मछली के बारे में सुना था, जो इतने चकाचौंध प्रदर्शन के साथ समुद्र को रोशनी कर रही थी। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।